हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 3 में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कब हम बोलेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 3। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपको आज की वीडियो में जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे दे रखा है कि लेट 0 0 इज आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम dx by dt is equal to f of xy and dy by dt is equal to g of xy. Let C be a path of the given system. Define parametrically C such that x is equal to ft and y is equal to gt, in which f and g are known functions. ओके, तो पहले यहाँ तक देखिए। यहाँ तक कहता है कि 0 0 तो एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है हमारा ऑटोनोमस सिस्टम का। ऑटोनोमस सिस्टम ये है, ऑटोनोमस सिस्टम दे रखा है। अब हम जब इस ऑटोनोमस सिस्टम को सोल्व करते हैं तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ मिलती हैं। उन x और y की वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हमें एक पाथ मिलता है। उस पाथ का नाम दे रखा है इसने c। ठीक है, नोन इसीलिए इसने बोला है क्योंकि जो x और y हैं वो हमें जब हम ऑटोनोमस सिस्टम को सोल्व करेंगे तो वहाँ से वैल्यूज़ मिलती हैं, उसी से हमारा पाथ डिफाइन है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये और देख लीजिए आप, x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी इसने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। लेकिन जब हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में जब डिस्कस किया था तो हमने x को एक्स टी, एक्स इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी इस तरह से यूज़ किया था। तो आप चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो f और g भी ले सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन है, आप कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अलग चीज़ है, वही चीज़ दे रखी है, वहाँ पे भी वही सेम सॉल्यूशन दे रखा था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। उसके बाद कहता है कि लेट डी टी इज इक्वल टू एफ टी स्क्वेयर प्लस जी टी स्क्वेयर अंडर दी रूट। ठीक है, दैट डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द पॉइंट आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे एफ टी एंड जी टी ऑन द पाथ सी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए आप, जो डी टी दे रखा है ना इसने हमें, जो ये डी टी दे रखा है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। कहाँ, कौन सा डिस्टेंस? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ये है हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ओरिजिन और ये हमारा पाथ सी है। इस पाथ पर कोई पॉइंट है यहाँ पे आर। इस आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एफ और जी, यानी कि एफ टी और जी टी पैरामेट्रिकली फॉर्म में जब यहाँ पे होगा तो ये कोई पॉइंट इसने ले रखा है आर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी टी फंक्शन से। तो डिस्टेंस का, लेकिन आप सोचेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, नहीं होता। समझ सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। तो एफ टी माइनस जीरो, जी टी माइनस जीरो। चलिए मैं आपको एक बार लिख के ही बता देता हूँ। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, और इस कंप्लीट का हमारा अंडर रूट होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए x2 और y2 तो कोऑर्डिनेट्स हमारे r पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गए, x1 और y1 है वो हमारे ओरिजिन के अकॉर्डिंग हुए। तो ये वैल्यूज़ तो ज़ीरो और y1 की वैल्यू भी ज़ीरो, तो ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे x2 प्लस y2 का स्क्वेयर यही वैल्यू बचेंगी। तो इसने यहाँ पे ये दे रखी है एफ टी और जी टी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द, किन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट और एक पाथ पर पॉइंट है आर, उसके बीच का। ओके, तो अब हम बताते हैं कि जो हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है वो कब स्टेबल होगा
कब हम बोलेंगे कि जो हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है। तो कहता है कि इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहेगा कि किसी भी मतलब हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा और एक फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगी। एक स्टेटमेंट कहता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी दैट एवरी पाथ सी ऑफ द गिवन सिस्टम इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन टी नोट। ठीक है, किस तरह से डिफाइन होगा, और ये कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से समझिए इसको। कहता है कि डी टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो हमारा पाथ है ना, हर एक पाथ उस सिस्टम के लिए डिफाइन होगा कब, जब हमारी टी की वैल्यू ग्रेटर देन टी नोट होंगी। अब टी नोट क्या है, टी नोट यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी कि टाइम का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें हम। जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं तो पर्टिकुलर एग्जैक्ट इसी टाइम की अगर हम बात करें तो ये टी नोट की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसके बाद वाली वैल्यूज के लिए हमारे जो यहाँ पे पाथ होगा, हर एक पाथ वो डिफाइन होगा। ठीक है, और साथ में किस तरह से डिफाइन होगा कि जो डी टी की वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कब कम होगी, जब कभी भी हमारी डी की टी नोट पर वैल्यू, टी नोट टाइम पर जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम होगा। ठीक है, यही चीज़ तो दे रखी है कि डी टी की वैल्यू एप्सिलॉन से कब कम होगी, जब भी हमारी डी टी नोट की वैल्यू डेल से कम होगी। फॉर ऑल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नोट एंड लेस देन इन्फिनिटी। ग्राफिकली आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अब कहता है कि जो डिस्टेंस फंक्शन तक हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, एक डिस्टेंस फंक्शन माना था, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है ओरिजिन, वो स्टेबल होगा। सबसे पहले तो एक हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। एप्सिलॉन भी पॉजिटिव नंबर है और डेल्टा भी पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एप्सिलॉन और डेल्टा सिर्फ एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपके सबसे अच्छे दोस्त यही होते हैं। यहाँ पे जब कभी भी कन्फ्यूज़न हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका 90% जगह पे एप्सिलॉन और डेल्टा का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब कभी भी आप एप्सिलॉन लेंगे तो वहाँ पे उस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कहता है कि हमने इस, देखिए अब आप इसको समझ लीजिए कि क्या कहता है कि वो जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, कि हमने एक एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन रेडियस का एक सर्कल बना दिया ओरिजिन को सेंटर मानकर, उसको नाम दिया है हमने K1, और जब कभी भी एप्सिलॉन है तो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा और डेल्टा की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन से कम है तो डेल्टा रेडियस का भी हमने एक सर्कल बना दिया जिसको हमने नाम दिया है K2। ओके, तो यहाँ पे ये दो सर्कल्स हमने बना दिए हैं हमारे ओरिजिन को सेंटर मान के। एक की रेडियस है एप्सिलॉन जिसका नाम है K1 और एक की रेडियस है डेल जिसका नाम है K2। ये दो सर्कल्स हमने बनाए हैं। अब कहता है कि टी नोट कोई पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, हम बात करेंगे कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे इस प्लेन में, इस पूरी जो आपको स्क्रीन दिख रही है इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो टी नोट टाइम पर हमने देखा कि वो डेल रेडियस के सर्कल के अंदर था। अगर टी नोट टाइम पर वो डेल रेडियस के सर्कल के अंदर था ना, तो टी नोट से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, उन सारी टी की वैल्यूज़ जो टी नोट से ज़्यादा और बराबर है, उनके लिए जो ये पार्टिकल है ना, ये हमेशा एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल के अंदर ही रहेगा। यानी कि K1 जो सर्कल है ये हमेशा इस सर्कल के अंदर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, करेगा, पाथ बन रहा है, जो हम पाथ बता रहे हैं वो पाथ ही दे रखा है इसने। पाथ कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह से कहीं पर भी मूव करेगा। ठीक है, लेकिन ये कभी भी हमारी K1 रेडियस के सर्कल्स के बाहर नहीं जाएगा अगर टी नोट वैल्यू के लिए ये डेल सर्कल के अंदर है, डेल रेडियस के सर्कल के अंदर है तो। ओके, समझ में आ गया। यानी कि मेन बात यही थी कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है डी की
डिस्टेंस की जो वैल्यू है टी टाइम पर वो एप्सिलॉन से कम होंगी। कब? जब भी हमारी टी नोट की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू टी नोट टाइम पर डेल्टा से कम है। और ये टी क्या है? ये टी है, टी की वो सारी वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं टी नोट के। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक था। आप एक बार दोबारा से ये स्टेटमेंट देख लीजिए। यहाँ पे लेट डी टी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द पॉइंट आर ऑन द पाथ सी, देन द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी स्टेबल if for each given epsilon positive there exists a delta positive such that the following statement is true। स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होगी, इसको शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें आप अभी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, दैट एवरी पाथ सी ऑफ द गिवन सिस्टम इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नोट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, एवरी पाथ सी ऑफ द गिवन सिस्टम इज डिफाइंड, यानी कि टी नोट के लिए हर एक पाथ डिफाइन होगा। टी क्या है? टी नोट से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। अब टी नोट तो बताएंगे ना हम क्या है, अगर हमने टी को टी नोट के रिस्पेक्ट में बताया है तो टी नोट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो टी नोट कहता है कि कोई भी टी नोट एक पर्टिकुलर सम, कोई भी वैल्यू है एक टी की, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने टी नोट नाम दे दिया। अब कहता है और वो किस तरह से डिफाइन होगा, जो ये पाथ डिफाइन कर रखा है ना हमने, ये जो हमने अभी बोला कि वो पाथ डिफाइन है, तो वो किस तरह से डिफाइन होगा कि उस टाइम की वैल्यूज़ के लिए, टी को हम टाइम बोल देते हैं चलिए, उस टाइम के लिए जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कम होगी। कब? जब कभी भी अगर जो टी नोट टाइम पर डिस्टेंस की वैल्यू है वो डेल से कम है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू टी पर एप्सिलॉन से कम होगी अगर डी की टी नोट पर वैल्यू डेल से कम है। ओके, टी नोट लेस देन इक्वल टू टी और टी की वैल्यू एप्सिलॉन मतलब इन्फिनिटी से तो कम है और टी नोट से ज़्यादा है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये हुआ हमारा स्टेबल। तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है। ओके, उसके बाद आता है अनस्टेबल। तो अब अनस्टेबल कब बोलेंगे हम? अनस्टेबल बोलने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि जो स्टेबल ना हो। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल की कोई पर्टिकुलर अलग से डेफिनेशन नहीं है, उसका भी हम स्टेबल के केस को यूज़ करते हुए ही डिफाइन कर रखा है। अनस्टेबल कहेगा कि ए क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड अनस्टेबल इफ इट इज़ नॉट स्टेबल, यानी कि उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो स्टेबल हुआ तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे उसको अनस्टेबल है। उसके बाद कहता है कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ये हमारी एक और मतलब कह सकते हैं कि एक और डेफिनेशन ही है स्टेबिलिटी में ही, एक एडवांस वर्जन है स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के केस में एसिम्प्टोटिकली स्टेबल भी एक समझ लीजिए क्या है। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल एक एडवांस वर्जन ही है स्टेबिलिटी का। आप सिंपल सा ये लॉजिक मानिए कि अपडेट कर दिया है हमने स्टेबिलिटी को, तो वहाँ से एसिम्प्टोटिकली स्टेबल एक नया वर्ड जनरेट हुआ। तो सेम फंक्शन है, वही चीज़ें जो हमने उस स्टेबिलिटी में डिफाइन की थी वही चीज़ें हैं। 0 0 हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है ऑफ द गिवन प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम। दिस x इजिकल टू एफ टी वाई इजिकल टू सोल्यूशन दे रखा है ऑटोनोमस सिस्टम का। डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है जो कि क्रिटिकल पॉइंट और r के बीच का डिस्टेंस है जो वो डिनोट करता है। तो अब हम बोलेंगे कि जो हमारा आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, ये हमारा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो इस कब बोलेंगे कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है? उसके लिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो ये है कि वो स्टेबल होना चाहिए, इट इज़ ए स्टेबल पॉइंट, यानी कि जो स्टेबल के लिए अभी हमने चीज़ें देखी थी वो ये सेटिस्फाई करे। और सेकंड क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल नोट ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ डी टी नोट लेस देन डेल नोट फॉर सम वैल्यू टी नोट देन लिमिट t tends to infinity xt is equal to 0 and limit t tends to infinity yt is equal to 0। ओके, तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब बोलेंगे? आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि वो एक तो स्टेबल होना चाहिए और साथ में वो अप्रोच करना चाहिए, वो पाथ उस क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करे। ठीक है, दो चीज़ें हैं,
एक तो स्टेबल और दूसरा अप्रोच करे क्रिटिकल पॉइंट को। तो अप्रोच करने के लिए यहाँ पे जब हमने अप्रोचिंग का कंसेप्ट देखा था प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो लिमिट की वैल्यू थी, लिमिटिंग वैल्यू थी एक्स टी की, वो किसके इक्वल आती थी, एक्स नोट के, और वाई टी की वाई नोट के। तो एक्स नोट और वाई नोट के इक्वल आती थी। यहाँ पे तो जीरो जीरो आ रही हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलग है, लेकिन नहीं, वहाँ पे हमारा जो एक्स नोट और वाई नोट था ना, वो क्रिटिकल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो है ओरिजिन। ओरिजिन को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे, वो स्टेबल हो और वो उसको अप्रोच करे, ओके। तो हम उसको बोल देंगे कि वो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। यहाँ पे ये कहता है कि जो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है वो एक स्ट्रोंगर कंडीशन है स्टेबल से, ठीक है, यानी कि उससे एडवांस्ड है ये, ओके। सो आज हमने सिर्फ स्टेबिलिटी का ही कंसेप्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा जिससे आप लोग ये बता पाएंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इस यूनिट के अकॉर्डिंग तो हम ओरिजिन को ही डिस्कस करेंगे, या फिर आप ये बोलिए कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, जर्नली बोलें, वो लीनियर सिस्टम के लिए सिस्टम दे रखा होगा, वो दे रखा होगा आप लोगों को लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एक टेबल हम सीखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन से टाइप का है। वो हमारा सेंटर है, वो सैडल पॉइंट है, वो हमारा स्पाइरल पॉइंट है, या हमारा नोड है। एक चीज़ तो ये पता चलेगी उससे हमें, और दूसरी चीज़ हमें पता चलेगी कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आगे, जो कि क्योंकि हमें वहाँ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में अगर हमें वो टेबल नहीं पता है तो हम उन क्वेश्चंस में आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो वो टेबल आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप लोगों की ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।